बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मुसलमान दुनिया में जहां कहीं भी हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए, उनकी हुर्मत के लिए हर वक्त कुर्बान होने के लिए तैयार हैं और इस बारे में कोई शक व शुबा नहीं है। ना ही एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर किसी किस्म का कोई एतराज़ उठा सकता है, क्योंकि जहाँ मुसलमान है वो आशिक़ रसूल है, उसकी मोहब्बत, उसका उन्स अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमेशा है और ताहयात बरकरार रहेगा। पाकिस्तान के अंदर पिछले 10-12 रोज़ के अंदर जो कुछ भी हुआ, आज सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि जी उसका ज़िम्मेदार कौन है। अपोजिशन जमातें हुकूमत पर डाल रही हैं, जबकि हुकूमत कहती है कि हमने तो मामले को बड़े एहसन तरीके से संभाला, जबकि कुछ मामलात ऐसे थे जिसके अंदर हमने मुआहदे कर रखे थे। मुआहदा किसी भी जमात से, किसी ग्रोह से होना हमारे मुल्क के अंदर कोई नई बात नहीं है, पहले भी हुए। लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है, मुतअद्दिद जगह पर हम इसको बयान कर चुके हैं कि हमने टाइम ज़रूर गेन किया था कलअदम तहरीक लब्बैक से, लेकिन फिर ये एंटिसिपेट करना किया और एप्रीहेंड किया हमने कि वो कुछ नक्स अमन के मामलात पैदा हो सकते हैं। लिहाजा साद रिजवी साहब को हुकूमती तहवील या हिफाजती तहवील में लिया गया या गिरफ़्तार किया गया। बाद में जो कुछ हुआ वो भी बड़ा बदकिस्मत है। अभी भी बहुत सी ऐसी वीडियोज़ आपको नज़र आएंगी जहाँ पर मासूम लोगों को हिरासा किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, जहाँ पर लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। पता नहीं उनका नुकसान कौन पूरा करेगा। वो लोग, वो पुलिस वाले जो कि इन द लाइन ऑफ ड्यूटी बेचारे खड़े थे, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ पैरालाइज हैं एज वी स्पीक, कुछ ऐसे हैं जिनको बड़ी फेटल इंजरीज़ हैं, और आज वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये जो कुछ हो रहा है इसका ज़िम्मेदार कौन था, और ये जो ग्रोह है या जमात है इसके बारे में वाक़तन मौक़िफ़ क्या है। हुकूमत का मौक़िफ़, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। उसकी एक वजह हमारे सामने मौजूद है, वो कुछ मैं आपको बयान भी किए देता हूँ। नंबर 1, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि तहरीक लब्बैक पर बैन लगाया जाए, तो इस बैन की अनाउंसमेंट हो गई। ठीक है जी, बैन लगा दिया है, ATA के तहत लगा दिया है। आज फ़ैसला ये है, और ज़राए भी ये कहते हैं, अखबारी ख़बरें भी मौजूद हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपनी ग्राउंड जो है उसे स्टैंड कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ यही है कि TLP पे किसी के जो बैन है वो बरकरार रहेगा और उसको उठाने की या लिफ्ट करने की कोई बात नहीं हो रही है। कानूनी प्रोसीजर है, अगर किसी स्टेज पर जाके अदालत से रिलीफ मिलता है तो वो और बात है। लेकिन सवालात वहाँ पैदा होते हैं जहाँ पर हुकूमत के अंदर मौजूद, कैबिनेट के अंदर लोग जो मौजूद हैं वो इस हवाले से कुछ ऐसे बयानात दे देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़, उसकी एंडोर्समेंट सबसे बड़ी, वज़ीर-ए-आज़म का अपना बयान कि रियासत किसी के आगे होस्टेज नहीं बन सकती। उसके बाद वो अखबारी ख़बरें जो कि मौजूद हैं जिसमें वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ रिफ्लेक्ट करता है। अली मोहम्मद ख़ान साहब एक टेलीविज़न चैनल पर आदिल शाहज़ेब साहब के प्रोग्राम में बात करते हैं, वो क्या फरमाने ज़रा सुनिए। साद रिजवी साहब और जो TLP पे पाबंदी है, वो ये चीज़ें, वो तो शेख साहब ने खुद आज एक मीटिंग में ये बात कही भी है कि ये एक प्रोसेस के तहत अभी रिवर्स होगा। TLP विल नॉट बी बैंड एनीमोर ना, कलअदम नहीं रहेगी जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली इंशाल्लाह प्रोसेस के तहत रिवर्स होगा, और जब उनसे पूछा गया कि वो बैंड नहीं रहेगी तो उन्होंने कहा होपफुली इंशाल्लाह। अब सवाल यहाँ ये है कि जब आप कह रहे हैं कि ये कलअदम है और उन्होंने दहशत गर्दी की है, ये 11B के ज़ुमरे में आते हैं, तो आप खुद ही फिर रास्ता दिखा रहे हैं, खुद ही उम्मीद दिखा रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल ये जल्दी इनके ऊपर से बैन उठ जाएगा। फिर जब बैन उठ जाएगा तो वो पुलिस वाले जो कि आपके लिए, इस रियासत के लिए जिन्होंने मारे खाई, जो जिनकी जानें गई, वो पूछेंगे कि भाई कमाल है, एक दिन आप हमें कहते हैं कि डट जाओ, रिट ऑफ द स्टेट को इस्टेब्लिश करना है, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हम इनको रास्ता दिखा रहे हैं और इनके ऊपर से बैन लिफ्ट कर रहे हैं। दैट इज़ अ क्वेश्चन। नाउ शेख रशीद साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला, शेख साहब के बयानात के अंदर जो तज़ादात हैं वो भी ज़रा सुन लीजिए। 15 अप्रैल को शेख साहब क्या फरमा रहे थे, और फिर 20 अप्रैल को जब कलअदम तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा हुआ, उस वक्त शेख साहब क्या फरमा रहे थे, सुनिए। क्या करारदाद आप लेकर आ रहे हैं? कौमी असम्बली में कोई करारदाद नहीं। कौमी असम्बली में ये एतजाज ने अच्छा सवाल किया है, कोई करारदाद नहीं आता। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान इत्तफाक राय से तय कर लिया है कि फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदली की करारदाद आज 20 अप्रैल को पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। शेख रशीद साहब अगेन वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, लिहाजा उनकी बात की अहमियत है। जो नेगोशिएशंस हुई उनके अंदर भी वो मौजूद थे। 14 अप्रैल को शेख रशीद साहब
کیا فرما رہے ہیں ٹی ایل پی کے حوالے سے، ان کو بین جب کیا گیا اس حوالے سے کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے رول 11B کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تحریک لبیک پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کچھ دنوں بعد شیخ رشید صاحب یعنی آج کے روز ٹی ایل پی کی جو سیاسی اہمیت ہے یا ان کا سیاسی قد و کاٹ جو ہے اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں ذرا وہ بھی سنیے۔ دیکھیں ٹی ایل پی ایک پولیٹیکل جماعت ہے، وہ اس نے الیکشنوں میں حصہ لیا ہے، وہ کراچی میں بھی حصہ لے رہی ہے، اس نے پنجاب میں تیسری بڑی پارٹی تھی، پولیٹیکل پارٹی تو ہے، اب آپ کے سامنے آپ یہ کہیں کہ میں یہ کہوں کہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، پنجاب میں وہ تیسری بڑی پارٹی تھی اس الیکشن میں اور وہ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ ٹی ایل پی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ بات فیکچولی درست ہے کیونکہ الیکشنز کے اندر انہوں نے حصہ لیا، ووٹ بھی لیے اور غالباً سندھ کے اندر کچھ سیٹیں بھی لی، یہ بات فیکچولی درست ہے، لیکن جو سوال ہے وہ یہی بنتا ہے کہ حکومت کا اس کے اوپر اب واضح پالیسی کیا ہے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر شہبال گھیری صاحب معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیلا رضا صاحبہ پروونشل منسٹر سے سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کے لیے موجود ہیں، شکریہ آپ کا۔ اور عظمہ بخاری صاحبہ سیکرٹری انفارمیشن پنجاب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی اور ایم پی ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ آغاز گل صاحب آپ سے ہی کریں گے سر، ظاہری بات ہے آپ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، دو تین باتیں ہیں جن کا سوال کیا جا رہا ہے اور جواب ڈھونڈا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ قرارداد پیش ہو گئی، قرارداد کے اندر جو کانٹرڈکشن ہے جس کے بارے میں تمام اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں، ذرا اس کو ابھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو قرارداد پیش کر دی گئی ہے، کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس قرارداد کے اوپر فرانس کے سفیر کو نکالنے کے حوالے سے جو بھی موقف ہو اس پہ کوئی بحث ہونی چاہیے؟ ایک سوال یہ ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ٹی ایل پی کو کہ بین اس کے اوپر قلعدم وہ قرار دے دی گئی ہے، اس پہ بین ہے، وہ بین لفٹ کرنے کے حوالے سے یا اس کو ریٹین کرنا ہے، وہ وہیں پر رہے گا، اس کے حوالے سے حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ یہ دو تین سوالات ہیں، لیکن سب سے پہلی بات جو قرارداد پیش کر دی گئی ہے پرائیویٹ ممبر کی طرف سے، اپوزیشن کہتی ہے حکومت نے وہ نہیں کیا، وزیر اعظم نہیں آئے، آج حکومت پاکستان کا موقف کیا ہے؟ آپ اس پہ کس طرح کی بحث کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ بحث یہ رنگ اختیار کرنے دی جائے گی اس کو کہ نہیں یہ ٹھیک ہے جی ایوان میں بحث ہو گئی ہے تو نکال دیں امبیسڈر کو فرانس کے، یا حکومت کی بس یہی تک تھا کہ ٹیبل کر دی ہے اب اس کے اوپر مزید بحث نہیں کروانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ منیب آپ کا۔ منیب دیکھیے اس کو دیکھنے کے بہت سارے ڈیفرنٹ پہلو ہو سکتے ہیں، ہر شخص کا اپنا اپنا زاویہ ہو سکتا ہے۔ حکومت کا زاویہ بہت ہی سیدھا ہے اور منطق کے اوپر مبنی ہے۔ منطق یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہیں، کسی کا بھی ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان کے اوپر ان کے اوپر اپنی جان مال اولاد سب سے زیادہ بڑھ کے ان سے پیار کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو وہ حکومت میں کوئی شخص ہو، وہ مسلم لیگ نون میں کوئی شخص ہو، وہ پیپلز پارٹی میں ہو، میڈیا میں ہو، پولیس میں ہو، ٹی ایل پی میں ہو، کسی بھی جماعت میں کوئی شخص ہو، جو بھی مسلمان ہے اس کا ایمان اور اس کا جو عشق ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کو دوسرا کوئی شخص نہ ڈاؤٹ کر سکتا ہے نہ ڈکٹیٹ کر سکتا ہے۔ یہ حکومت کی پہلی منطق ہے۔ دوسری منطق حکومت کی یہ ہے کہ جو فورن پالیسی کے ریلیشن شپ ہیں ان کے اوپر کہیں بھی بحث ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، بالکل کرنی چاہیے، پارلیمنٹ ہو کسی بھی جگہ پہ آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ بات قانون کے اندر آئین کے اندر رہتے ہوئے ہوگی۔ وہ اس طرح سے نہیں ہوگی کہ آپ ایک جتھا بنا کے ایک چوک کو بلاک کریں گے اور آپ ڈکٹیٹ کریں گے کہ فلاں کو نکال دو فلاں کو رکھ لو۔ اب اگر فار ایگزامپل پارلیمنٹ میں وہ چیز آئی ہے تو آپ اسے بالکل انڈر دی کارپٹ نہیں کریں، بالکل کھل کے بحث ہونی چاہیے اس کے اوپر پوری قوم، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں ہر ملک کے ایریے سے، ہر صوبے سے، ہر ڈسٹرکٹ ڈویژن تحصیل ہر جگہ سے ریپریزنٹیشن ہے، ہر طرح کے لوگوں کی ریپریزنٹیشن ہے، تو وہاں پر کھل کے بات ہونی چاہیے اور پھر ایک قومی لاہے عمل ہونا چاہیے، اور پھر ملک کی جو سلامتی کے ادارے ہیں، آپ کا فورن آفس ہے، آپ کے ہیڈ آف سٹیٹ ہیں، جو بھی جس طریقے سے آئین نے جس کو جو پاور دی ہوئی ہے وہ اپنی اس پاور کو استعمال کرتے ہوئے اگر میں سر اس کو نیرو کر دوں آپ کے لیے، سر اگر میں اس کو آپ کے لیے نیرو کر لوں زیادہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ سر اس وقت گل صاحب یہ فرما دیجئے گا جب اس کے اوپر بحث ہوگی، اب آپ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں حکومت کو، تو پاکستان تحریک انصاف کا یعنی حکومت کا موقف یہ ہوگا
جو वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ था अपनी स्पीच के अंदर उसी को एंडोर्स करेगा, पूरी जमात पूरी हुकूमत उसी के ऊपर बयान देगी और उसी के ऊपर बहस करेगी, वही लाइन ऑफ एक्शन होगा? इसको थोड़ा मैंने नैरो कर दिया है, ये इस सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए एक तो मुनीब इसको आप नैरो नहीं कर सकते, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और यही गलत मंतक है जब हम इसे नैरो करते हैं, क्योंकि जब हम इसे नैरो करते हैं तो हम अपनी मर्जी का जवाब चाहते हैं। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है, इस पे बहस होने दीजिए, इस पे तमाम मेंबरान को आज़ादी दीजिए। आप इस प्रोग्राम में या किसी भी और प्रोग्राम में, मैं या आप या मेरे जो दूसरे कोलीग्स बैठे हैं, हम ना तो किसी को डिक्टेट करें, ना यहाँ पर बैठ के ये इंप्रेशन पैदा करें कि कौन सी बहस ठीक होगी, कौन सी गलत होगी, कौन सा स्टांस ठीक होगा और कौन सा गलत होगा। अज़मा साहबा, फिर ये आपने जो खत लिखा है मुस्लिम लीग नून के चीफ विप ने, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने, उस खत को लिखने की गुंजाइश तो कोई नहीं है। गिल साहब ने बता दिया, जबकि मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैंने उनसे पूछा कि नहीं, मैं तो वज़ीर आज़म के फैसले के हवाले से पूछ रहा था, क्योंकि मेरे नज़दीक वज़ीर आज़म का जो फैसला है या स्पीच है उसकी बहुत अहमियत है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात क्लियर है, हम किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते, ऐवान के अंदर इसको लोग अपने तरीके से, हर कोई अपना ओपिनियन देगा हर मामले के ऊपर, लेकिन फैसला रियासत ने कर लिया है कि जत्थे या कोई ग्रोह पुरतशद्दुद तरीके से मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट नहीं करेंगे, ये वंस एंड फॉर ऑल अब फैसला हो गया। तो मेरे ख्याल में बात वाज़ेह हो गई है। अज़मा साहिबा, कमाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात वाज़ेह कैसे हो सकती है जब ये खुद कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बैठे हुए हैं। हमने जो खत लिखा है उसमें पहला हमारा नुक्ता ये है, आपने अगर फवाद चौधरी साहब ने जब गुफ्तगू फरमाई कर पार्लियामेंट हाउस के बाहर, शहबाज गिल साहब साथ खड़े थे और उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली उन्होंने भी कहा, उसके बाद मुख्तलिफ वज़रा ने जो है वो भी टॉक शोज पे जाके कहा, उन्होंने कहा सिर्फ हमारा काम था करारदाद पेश करना, वो हमने कर दी, अब हमारा काम खत्म हो गया, मुआहदा पूरा हो गया। और हमने ये पहला सवाल यही पूछा है कि क्या ये करारदाद पेश करना ही सिर्फ आपका मतवा नजर है और आपका मुआहदा पूरा हो गया तो अब इसका मतलब है कि इसके ऊपर और मजीद काम करने की गुंजाइश नहीं है। पहला सवाल पूछा हमने। दूसरा हमने पूछा है कि जो कलअदम तंजीम आपने हमें बताई थी, उसके साथ आपने पता नहीं कितने भारतीय हमें बताए थे कि अकाउंट्स जो हैं वो उनके साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो उस कलअदम तंजीम के साथ आपने जो मुज़ाकरात किए उनकी कानूनी हैसियत क्या है? दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि हमने इनसे पूछा है कि हमें उन मुआहिदों की कॉपियां दे, वो मुआहिदा जो आपने नवंबर जो है 2020 में किया था और जिस पे आपको जो है टाइम दिया गया था, आपने करारदाद लेके आनी है, वो भी ऑफिशियली, और जो अब आपने मुआहिदा किया है इन दोनों की कॉपियां हमें दें। अभी जो बातें जो शहबाज गिल साहब ने की है उसका जवाब मैं बाद में देती हूँ। चौथा सवाल हमने ये पूछा जो आपका भी सवाल था कि वजीर आजम ने जो गुफ्तगू की उसको पॉलिसी स्टेटमेंट समझा जाए। अगर वो पॉलिसी स्टेटमेंट है तो उनके उस गुफ्तगू के बाद जेल में जाकर कलअदम तंजीम के एक सरबराह के साथ गुफ्तगू हुई, वहां बैठकर 3 निगोशिएशंस के जो है वो पार्ट हुए और उसके बाद जो वुज़रा के बयानात हैं आज तक, फिर हमें ये सवाल हक बजानिब है पूछने में कि अगर वज़ीर आज़म का बयान से पॉलिसी पे स्टेटमेंट था तो ये सब क्या था, और ये वुज़रा जो बयानात दे रहे हैं आज, अब हमें शेख रशीद साहब जो है वो उनकी पॉलिटिकल बता रहे हैं कि उनका माइलेज क्या है, वो कितनी बड़ी पार्टी है और वो कर रहे हैं। शेख रशीद साहब के अपने स्टेटमेंट काफी हैं इस कंफ्यूजन को क्रिएट करने के लिए जो एज ए वजीर दाखिला वो दे रहे हैं। और उसके बाद हमने पूछा है कि करारदाद जो आपने पेश की है वो वजीर आजम के बयानात से मुतसादिम है, और वो इसलिए कि आप एक तरफ कह रहे हैं, ये शहबाज गिल साहब के भी एक सवाल का एक जो पॉइंट उन्होंने उठाया, वंस फॉर ऑल तय हो गया है कि वो नहीं होगा, तो उन्होंने यही तो आपसे करवाया है कि आप फ्रांसीसी सफीर उसको निकालने की बात करें, आप वो ले आए पार्लियामेंट के अंदर, तो ये आपके बयानात से ये करारदाद जो है ये मुतसादिम है आपके वजीर आजम के पॉलिसी स्टेटमेंट। बट अज़मा बुखारी साहबा, वो अगर आप करारदाद को तो आपने पढ़ ही लिया होगा, करारदाद के अंदर तो जहां उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए, तमाम यूरोपीय ममालिक बिलूम और फ्रांस बिलखुसूस इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाए, लेकिन जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उसने तो इस करारदाद की इस हद तक कि जो टीएलपी की डिमांड थी उस डिमांड की कमर तोड़ दी है, जिसमें ये लिखा गया है कि ऐवान इस बात का भी मुतालबा करता है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए और कोई ग्रोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। तो फिर हुकूमत का मौक़िफ़ यहाँ विंडिकेट तो हो रहा है, वज़ीर आज़म का ही मौक़िफ़ है ये, जिसको फिर एंडोर्स किया गया है इस करारदाद के अंदर भी। चले, आप अगर बहुत मासूमियत से ये समझते हैं तो समझ लें। मेरा सवाल ये है कि आपने वही किया,
یہ وہی کیا جو انہوں نے کہا. اور آپ اب مزے کی بات یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں, آپ ادھر بھی کھیلنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسج دینے کے لیے, ادھر بھی کھیلنا چاہتے ہیں ٹی ایل پی کو دکھانے کے لیے. تو یہ ایسے ہوتا نہیں, وکٹ کے دونوں طرف کھیل نہیں سکتے. میرا سوال یہ ہے کہ جو پہلا معاہدہ نومبر میں انہوں نے کیا جس میں نور الحق قادری صاحب نے اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے جو ہے سائن کیے, اور اس میں آپ نے ان سے ٹائم لیا قرارداد پیش کرنے کا, آپ نے قرارداد پیش نہیں کی. اور اب بھی جب اس قرارداد کو امجد جو ہے نیازی صاحب کے تھرو آپ نے کرائی, اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے حکومت کا اس سے لینا دینا نہیں ہے. اگر یہ قرارداد اتنی ان امپورٹنٹ ہے, اگر اس قرارداد کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر اس کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ امجد نیازی صاحب کی کوئی ذاتی خاندانی دشمنی ہے فرانسیسی سفیر سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلا جائے, مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی؟ ایسا نہیں ہوتا ہے نا, ایسا نہیں ہو سکتا. اب پارلیمنٹ کی اہمیت جو آج عمران خان جو نظر آ رہی ہے, شہباز گل صاحب کو جس سے بڑا انہوں نے اچھی ہمیں گفتگو کی ہے, اس کے اوپر عمران خان صاحب کو بتا دیتے, ان کو بھی سمجھا دیتے, وہ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے تو آئے پارلیمنٹ ہاؤس, لیکن وہ ہاؤس میں نہیں آئے اس بات کو کرنے کے لیے. ایک منٹ مجھے دو باتوں کے جواب ان کو ذرا دینے دیجئے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو انہوں نے معاہدہ کیا جس کے اوپر انہوں نے 3 پوائنٹ شہباز گل صاحب نے ہمیں بتائے, جس میں پہلا یہ تھا کہ جتھے ڈکٹیٹ نہیں کریں گے, جتھوں نے ڈکٹیٹ کیا جو ڈکٹیٹ, لیکن وہ کہتے ہیں اب اگریمنٹ ہو گیا نا, اب کوئی ڈکٹیٹ آئندہ کے بعد نہیں کرے گا. یہ گل صاحب نے کہا ہے, ایم شور انہوں نے وہ اگریمنٹ دیکھا ہوگا, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے وہ کسی سٹیج پر جب یہ ریلیز کریں گے وہ کہتے ہیں کہ اب کوئی ایسا جتھا سڑکیں بلاک نہیں کرے گا, مخصوص جگہ ہوگی وہاں جا کے یہ احتجاج کرے گا. یہ گل صاحب نے باقاعدہ طور پہ آن ریکارڈ کہا ہے, اور وہ ویل انفارمڈ ہوں گے اس حوالے سے. یہ گل صاحب نے تو کہا ہے, جنہوں نے کرنا ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں میرے لیے وہ میٹر کرتا ہے. اور جس طرح سے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے نا منیف صاحب, میری بات یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ حکومت جس خوش فہمی میں مبتلا ہے اور جس طرح وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے, مجھے خوف یہ ہے کہ یہ شاید یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, اور اس طرح سے یہ جس طرح چشم پوشی کرتے ہیں باقی مسائل پہ پاکستان کے, یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ اس پہ اس طرح سے چشم پوشی نہیں ہوگی. اچھا میں ٹھیک ہے, ایک منٹ منیب آخری بات کرنے دو. جن پولیس والوں کا آج بہت تکلیف اور احترام شہباز گل صاحب نے کیا, آپ کو معلوم ہے کہ ان پولیس والوں کے لیے آج تک نیشنل اسمبلی کے اندر فاتحہ بھی نہیں کی گئی, ان پولیس والوں کا ذکر تک نہیں کیا گیا, ان پولیس والوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوا گیا. اور یہ تمام معاملات ہیں, اور وہ جو مقدمات ہیں جو پولیس والے جو جان سے گئے ہیں اور وہ ہوئے ہیں, ابھی میں سن رہی تھی ارشاد بھٹی صاحب نے خبر دی ہے کہ وہ سب کچھ طے ہو گیا ہے. یہ وہ ٹی ایل پی لکھے گی لیٹر پنجاب حکومت کو بتا دیا جائے گا کہ اچھے سے جواب کے ساتھ بھیج دو, ان کی پابندی بھی ختم ہو جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا. وہ اس کے اندر بھی دیکھیں وہ ایک پروسیجر ہے, میں اس پہ گل صاحب ادھر یہ پوچھ لیں گے. اچھا چلیں مجھے وقت تو دیجئے نا, میں ذرا شیلا راجہ صاحبہ سے پوچھ لوں. بلاول صاحب نہیں آئے, آپ لوگ تو اسمبلی میں بھی نہیں آئے, نیشنل اسمبلی میں کم از کم آتے, کوئی قرارداد کے اوپر کوئی بات تو کرتے. آپ کو اعتراض بھی ہے تو کچھ کنٹریبیوٹ تو کریں. حکومت تو موجود ہے, ٹھیک ہے, آپ حکومت پہ 100 طرح کے گلے بھی ہوں گے, آپ کو تنقید بھی کریں, لیکن سرے سے ہی آپ لوگوں کا چلے جانا, نیشنل اسمبلی کے اندر جانا ہی نہیں. اور گل صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑا اعتراض اٹھایا کہ بلاول صاحب بھی نہیں آئے. شیلاپا آنا چاہیے انہیں ویسے. اچھا, تاریخ میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ کوئی پارٹی ایبسٹین کرے. ٹھیک ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جنہوں نے یہ کہا, چاہے مولانا صاحب کو کہیں یا کسی کو کہیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں الٹا ہو جاتا ہے, یہ پی ٹی آئی پہ سیٹ ہو رہا ہے. کیونکہ یہ وہ حکومت ہے جو یہ خود کہہ چکی ہے کہ ہماری کوئی تیاری نہیں تھی, ہمیں دے دیا گیا, اور یہ کسی بھی چیلنج کو جو ہے وہ ٹیکل نہیں کر پاتے, چاہے ان کے اندر بیٹھے ہوئے رائٹ لیفٹ ہوں, مافیاز, کوئی بھی معاملہ ہو, مہنگائی ہو, ڈالر کی قیمت ہو, بجلی کی پیداوار کے لیے ایل این جی اور یہ سب چیزوں کے مسئلے ہوں, سب انہی کے لوگ نکلتے ہیں, دوسروں پہ تھوپ دیتے ہیں رپورٹ کرا کے. اب سیدھی سی بات ہے کہ ایک تنظیم سے ایک پولیٹیکل پارٹی سے آپ نے معاہدہ کیا, آپ کا دعویٰ ہے, یہ ٹی وی پہ بتایا گیا ہے کہ آپ ان سے ڈائلاگ کر رہے تھے لیکن وہ راضی نہیں تھے اور ڈسکنیکٹ ہو گیا, پھر معاملہ سارا ڈیڈ لاک آ گیا. تو آپ کو تو پتا تھا نا کہ وہ مشتعل ہو گئے تھے, اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ وہ مشتعل ہوئے تھے, تو کس طرح سے ریاست جو ہے وہ تماشا دیکھتی رہ گئی تھی اور کیا ہوا تھا. تو یہی ہوا پچھلے ویک کہ جب وہ آپ کو پتہ ہو گیا کہ ڈیڈ لاک آ گیا, آپ کے ناکام ہو گئے آپ کے ڈائلاگ, تو آپ 3 دن تک آپ نے لوگوں کو مشتعل افراد کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. آپ بات کر رہے ہیں
प्रॉपर्टी के नुकसान की, आप बात कर रहे हैं जानी नुकसान की। आपने आवाम से सब छुपाया हुआ है, मीडिया से सब छुपाया हुआ है। यतीम खाना चौक का मामला हो गया, आपने कलअदम कर दिया। आपने बिल्कुल सही कह रही थी आज़मा कि आपने इंडिया भारत से उनके रिलेशंस दिखा दिए। आपने बुरा वक्त था आप पे, आपने काजी फाइज ईसा का बुरा वक्त देखते हुए अपने बुरे वक्त का उनसे फायदा उठाया, उनका डिसीजन भी मंजर आम पे आ गया। आपने हर चीज कर दी, फिर उनसे मज़ाकरात भी कर लिए। अब आप कह रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी है। अब आपने अपना मौक़िफ़ भी दे दिया और अपने ऊपर से बोझ उतारने के लिए सिर्फ अपनी ये ख्वाहिश जाहिर करके कि मैं 50 ममालिक को लीड करूं, आपने एक प्राइवेट मेंबर के जरिए ये कह के कि ये उनका माहिदा है, यानी आपका प्राइवेट मेंबर उनका रिप्रेजेंटेटिव है जिनको आपने कलअदम किया, वो वहां पे रख दिया। तो जब आप ये कह रहे हैं कि ये रियासत का काम है खर्जा पॉलिसी और ये सब, तो आप इसको यहाँ क्यों ला रहे हैं जब आप खुद नहीं आ रहे और आप अपना मौक़िफ़ दे चुके? आप ये बताना चाहते हैं कि मैं ज़्यादा मगरबी ममालिक को जानता हूँ अल्लामा मशरक़ी होने के बावजूद भी, लेकिन मेरा तो ये डिसीजन था, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरी पार्लियामेंट ने ये कर दिया। तो भाई जो लोग दोनों तरफ विकेट के खेलते हैं ना, वो उनको पता भी नहीं चलता वो कॉट बिहाइंड नहीं। बट हुकूमत का ये मौक़िफ़ है, हुकूमत का ये मौक़िफ़ अपनी जगह मौजूद, जिसमें उन्होंने बार बार कहा है कि भाई हमने ठीक है मुआहदे उन्होंने किए, वो ओन भी करे ना, वो तो रिकॉर्ड के ऊपर है। जब उनको ये लगा कि ये पुरतशद्दुद वाक़यात होने लगे हैं तो उन्होंने साद रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया। अब उसके बाद जो हुआ उनको गिरफ्तार करके वो सबके सामने, लेकिन फिर हुकूमत ने पुलिस के थ्रू ही कंट्रोल करना था ना। नहीं, आपने डायलॉग जब बंद कर दिया और वो मंडे को मुश्तइल हो गए, तो आपको अपने अवाम को पहले की तरह अनप्रोटेक्टेड छोड़ना चाहिए था। अच्छा, मतलब नहीं वो पुलिस को आपने वो पुरतशद्दुद हुए, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, ऐसे ही होता है ना, हुकूमत कहती है हमने भी ऐसे 700 लोग 700 से 800 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, किसी को पता ही नहीं शहर में कि हो क्या गया। सुबह को आपको मालूम है लोग 3:30 बजे घर पहुंचे, इतने धरने थे। ठीक, अच्छा, अचानक बैठ गए, आपने इत्तला ही नहीं दी कि भाई हो क्या गया, ये औरतें कितनी देर से पहुंची, डॉक्टर्स कितनी देर से पहुंचे, जो निकला था वो फंस गया और टीवी पे कोई चीज आई नहीं रही। मामले को आप इस हद तक बिगाड़ दें और उसके बाद कहें मैं तो बहुत अच्छा हूं, ये मेरी राय है, अब तुम सब लोग आ जाओ, मैं बिगाड़ चुका। अच्छा चले, एक मिनट, मुझे जरा मुझे बिल्कुल नहीं, अगर आप कहती हैं ऐसे नहीं होता तो फिर कैसे होता है, जरा गिल साहब से पूछ लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं जी। शहबाज भाई, अब मैं दूसरा सवाल आपसे ये है, चलें सफ़ीर को निकालना है, करारदाद पे बहस करनी है नहीं करनी, आपने कहा वो हर एक का अपना नुक्ता नज़र है, वो आकर पार्लियामान के अंदर बात होगी। अब ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, आप उधर ही होते हैं, उनके साथ होते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का, TLP को कलअदम अंडर 88 करार दे दिया गया। अब उसका एक लीगल प्रोसीजर है, वो रिव्यू में जाएंगे, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास पहले जाएंगे, फिर अगर फेडरल गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देती है तो फिर वो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट उन्हें रिलीफ दे दे, फेयर इनफ, वो एक कोर्ट का मामला है। हुकूमत का, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का क्या मौक़िफ़ है कि TLP जिसको आपकी हुकूमत ने अंडर 88 कलअदम करार दिया, वो कलअदम रहेगी, या आप समझते हैं कि नहीं वो रिवर्स होगा, जैसा कि अली मोहम्मद खान साहब को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो रिवर्स हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि जब आप गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन होते हैं तो, या प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन होते हैं, तो आपकी बहुत ही एक ज़िम्मेदार पोजीशन होती है। आपने वो बात करनी होती है जो चीज़ ग्राउंड पे होती है। आप एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बहस नहीं करते, इफ़ एंड बट्स के ऊपर आप अपना एनालिसिस नहीं देते। ठीक, आज की ग्राउंड रियलिटी ये है, जब आप मेरे से बात कर रहे हैं, आज का फैसला वफाकी हुकूमत का आज के दिन तक, इस शाम तक ये है कि उसको वफाकी हुकूमत मीन के फेडरल काबीना ने एक कलअदम तंजीम करार दिया हुआ है। ठीक, जब ये फैसला अगर कभी चेंज होगा तो आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अब आप मुझे कहें कि ये फैसला चेंज हो सकता है कि नहीं, इसका मैं गैब का इल्म तो अल्लाह की ज़ात रखती है। अच्छा। वो जब डिबेट होगी दोबारा, आपको पता है कि फोरम फिर वही होना है, फेडरल कैबिनेट होनी है, डिबेट होगी, वहाँ पर बहुत सारे वुज़रा हैं, वो अपना अपना ओपिनियन देंगे, उन तमाम की राय सुन के प्राइम मिनिस्टर अपना फैसला देंगे, और उसका गायब का इल्म तो अल्लाह मियाँ जानता है, या फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, क्योंकि गायब का हर इल्म जानती है। अच्छा। कि ये 30 साल हुकूमत
हुकूमत करने के बाद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके चले गए। और आज इनके पास हिकमत से लेके सब्जी पकाने से लेके जख्म के ऊपर हल्दी लगाने से लेके टेलीविजन पे कैसे प्रोग्राम चलने हैं, स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट ऊपर होना चाहिए कि नहीं, इंडस्ट्री कैसे चलनी है, हुकूमत कैसे चलनी है, तजर्बेकार टीम कौन सी होती है, मॉडल टाउन में लोगों को कैसे कत्ल करना है, कैसे कत्ल करके आपने दोबारा इनोसेंट बनना है, कैसे आपने एकदम ऐसा बंदा जिसकी कुल मालियत 21 लाख रुपए थी 1990 के अंदर, शहबाज शरीफ एंड फैमिली सारी, उन्होंने अचानक से 7.3 अरब ऐसी जाली टीटीज के साथ बना लिए जिनका कोई सर पैर, आज इनके पास हर चीज का गायब का इल्म है। तो ये इररेलेवेंट लोग हैं, ये बहुत ही एक सेंसिटिव डिस्कशन है, इनसे आप इनका ओपिनियन जरूर लीजिए कि मुस्लिम लीग नून क्या समझती, ये आप ना कभी सवाल पूछेंगे ना वो जवाब देंगे कभी भी। इनसे पूछिए कि इनके ख्याल में ऐसी तंजीम को कलअदम होना चाहिए कि नहीं, इनसे ये पूछिए कि क्या उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने देना चाहिए कि नहीं, ये अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दें, ये सारा कुछ बताएंगे। अपना नहीं बताएंगे दोनों पार्टीज, बाकी सब कुछ बताएंगे। बाकी रही बिलावल जरदारी साहब की बात, बिलावल जरदारी साहब की बात, तो उनके वालिद ने तो आपको पता है फ्रांस में भी हाथ साफ किया हुआ है, और वो मशहूर जमाना जो एक केस है जिसमें फ्रांस से माल खाया हुआ है, इसलिए फ्रांस से रिलेटेड किसी करारदाद पे बिलावल जरदारी साहब के ऊपर एक कदगन है कि वो बेचारे बात नहीं कर सकते। और इस चक्कर में अब लिस्ट लंबी है, स्विट्जरलैंड, यूएई, पता नहीं कहां तक लिस्ट लंबी है। तो इसलिए आधे से ज्यादा दुनिया के मुल्कों का जब कोई मसला पार्लियामेंट में आना है तो इन्हें अब्सटेन करना पड़ना है, क्योंकि जो पुरानी गाजरें खाई हुई हैं उसका पेट में दर्द तो होना। तो इनसे पूछे कि इनकी पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है। ये हमारी फुफियां बनने की बजाय, मैं एहतराम के साथ कह रहा हूं, फुफी बड़ा एहतराम का रिश्ता है, अब इसको बुरा ना मान लिया जाए, ये हमारी फुफियां बनने की बजाय अपनी अपनी पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट दें। बाजियां कह देंगे तो वो बेहतर हो जाएगा, वो फिर एतराज हो जाता है कई दफा। बाजियां कह लें, बाजियां कह लें, फुफियां कह लें, खालाएं कह लें, मेरे दोनों बड़ी हैं, मेरे एहतराम की जगह पे दोनों। अच्छा चले, नहीं मेरे तो एहतराम की जगह पे, आप दोनों बहुत एहतराम की जगह पे। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी पार्टी पॉलिसी दें, हमारी पार्टी को ना बताएंगे हमने क्या करना है, हमने तो जो करना है वो आपके सामने किया है, वो किया। लेकिन गिल साहब आप इसकी तरदीद करेंगे जो डॉन अखबार ने, अच्छा एक मिनट, डॉन अखबार ने लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने डिक्लेयर कर दिया है कि नो इंटेंशन ऑफ लिफ्टिंग बैन ऑन टीएलपी, आप इसकी तरदीद कर देंगे सर पे? ये खबर ठीक नहीं है? देखिए प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक कहीं पे, मैंने आपको बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है जी, वो है जब उनको कलअदम करार दिया है। तो डॉन की बात के ऊपर जरूरी नहीं मैं जवाब दूं। वजीर आजम का आज शाम के दिन तक जो फेडरल काबीना का फैसला है, आज शाम के तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो वही फैसला है जो पहले का हुआ है, ना उसमें कोई तब्दीली आई है, ना तब्दीली का कोई ऐलान किया गया है। अब डॉन कल को कुछ और छाप देगा, आप मुझे कहेंगे इसकी तरदीद करें, डॉन अगर तो किसी नहीं, मैं ये कह रहा हूं डॉन के पास अगर तो ऐसे किसी फैसले की कोई रिकॉर्ड है, कोई सबूत है, तो वो उसको पब्लिश करता। चले ठीक है, मैं जो फेडरल काबीना का फैसला ना छुपा हुआ है, ठीक है सर, ठीक है, फेडरल काबीना का फैसला ना छुपा हुआ है ना मबहम है, वो फैसला बड़ा क्लियर है, वो दिया जा चुका है। चले ठीक है, तो मेरी दोनों बाजियों से पूछ लीजिए कि हमें बताने की बजाय इनकी पार्टी की पॉलिसी क्या है। चले, मैं हमारी भी बहनें हैं, मैं शैला आपा आप जरा बता दें पहले कि आपका क्या मौक़िफ़ है जी, टीएलपी के ऊपर बैन रहना चाहिए या उठ जाना चाहिए? पहली बात तो ये है कि टीएलपी ने वो किया जिसका प्लान पीटीआई ने किया था कि पुलिस वालों तुम्हें अपने हाथ से फांसी दूंगा। उनकी तरफ से जब तशद्दुद के वाक़यात हुए उसमें पुलिस वाले बेचारों को गोलियां लग गईं। मैं पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा, आपके छोटे छोटे जत्थे निकले और पता नहीं किसकी मदद से वो बंद हो गया पूरा पाकिस्तान। मैं जो हूँ वो टीवी पे कब्जा कर लूँगा, हम पार्लियामेंट हाउस में घुस जाएंगे। तो उन्होंने वो किया जो आपने करना चाहा था, और आपके वज़ीर दाखिला मान भी रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी है। तो बात ये है कि हमारे ज़माने में भी अल्लामा ताहिरुल क़ादरी ने वहाँ बैठे थे और कहा था यहाँ पार्लियामेंट लगेगी, यहाँ ये होगा, यहाँ यूँ होगा। हमने उन्हें एंगेज किया, बाद में आपने कलअदम से डायलॉग कर लिए। तो जब वो कलअदम नहीं थे तो आपका डायलॉग क्यों नहीं हुआ, ये रेजोल्यूशन क्यों नहीं आई? एक तो ये सवाल है, यानी आप में सलाहियत नहीं है। दूसरी बात ये है कि पार्टी फंडिंग केस का अभी आपका भी बाकी है, आपके यहाँ भी जो है वो बहुत सारे बड़े बड़े केस हैं, क्योंकि अभी जो है वो किसी का कभी के दिन बड़े कभी की रात, तो अभी आप थोड़ा सा पहाड़ के नीचे नहीं है,
फिर हम आपसे पूछेंगे कि किसकी कहाँ जायदादें हैं। अच्छा शैला आपा, बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत, दूसरी बात जो है वो मुझे, कथा कलामी हो रही है। दूसरी बात मैंने गिल साहब से पहले सेगमेंट में पूछा था उस डिबेट के हवाले से, तो गिल साहब हमारे भाई हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, उन्होंने कहा मैं जो कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ, या उनको मेरा सवाल पसंद नहीं आया। अब मैंने आपसे सवाल पूछा है, आप तो गिल साहब पे तनकीद कर रही थी कि उन्होंने डायरेक्ट जवाब नहीं देना, आप भी मुझे डायरेक्ट जवाब नहीं दे रही। मैं तो सादा सवाल पूछ रहा हूँ, टीएलपी पे बैन रहना चाहिए, जो कुछ उन्होंने किया, या उठ जाना चाहिए? हमें बताएं तो क्या किया? यतीम खाना पे हमला कमाल हो गया, आपको नजर नहीं आया क्या हुआ? टीएलपी ने क्या किया, आपको नजर नहीं आया? एक मिनट, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से नोटिफिकेशन करा देते तो आज टीएलपी के नुमाइंदे को हम ना बिठाते अपने साथ, हमारे यहाँ था। अच्छा, तो वजीर आजम साहब अपने फैसले को आप देखिए। और दूसरी बात यह है कि जब इतनी बड़ी बात हुई थी कि भारत से उनके राब्ते निकले और इतनी बड़ी तादाद में आपने परेशान होकर डायरेक्ट आवाम से खिताब किया और अपना मौक़िफ़ करके असेंबली के हवाले कर दिया, जिसमें आप आए भी नहीं और कभी भी नहीं आते हैं तो भागते हुए आते हैं और भागते निकल जाते हैं। तो क्या नेशनल एक्शन प्लान को चैलेंज नहीं किया गया था? क्या नेशनल एक्शन प्लान की तहत मीटिंग फौरन आपको नहीं बुलानी चाहिए थी? वज़राए दाखिला की, वज़राए आला की और वज़राए दाखिला की। बहुत मोहतरम है, मैं सवाल आसान सा पूछा है, आप बता दें कि भाई हुकूमत ने तो बता दिया, हुकूमत ने कहा एटीए के तहत किया है, प्रोस्क्राइब किया है उन्हें, बिकॉज वो दहशतगर्दी के जुमरे में आते हैं, जो कुछ उन्होंने किया है। आपको टेलीविजन स्क्रीन पे जो पहले तक दिखाते रहे, उनसे मजाकरात नहीं करने थे। ठीक, उसका पहला ही जो है वो ये है कि उनसे मजाकरात नहीं करने। तो अपनी मर्जी का काम करके पिछली तरफ से चमचा लाके खा भी लिया, फिर हमें फुप्पी बना रहे हैं। भाई आपकी फुप्पी का हमें तजर्बा नहीं है, हमारी फुप्पी तो अच्छी है। तो वो इसीलिए उनका मकसद ये था कि वो बहुत एहतराम से आपको अपना बड़ा समझ के आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। मैं जरा अज़मा बुखारी, अरे आप कुछ भी बनाएं, मुझे मसला नहीं है, मुझे मसला नहीं है, और ये नहीं भी मुझे जब भी मसला नहीं है। असल बात ये है, सवाल का जवाब नहीं दिया को जब आपने बिगाड़ दिया, और नहीं, मैंने तो जवाब दे दिया जी, मैंने जवाब दे दिया। अगर हम किसी तंजीम को कल अदम करार देंगे तो फिर उससे हम डायलॉग नहीं करेंगे, मुज़ाकरात तो हो सकते हैं, और हम उससे पहले डायलॉग तो हो सकता है करेंगे। अच्छा, मुज़ाकरात हो सकते हैं, गिल डायलॉग तो आपने फर्स्ट पढ़ ले, आप टीटीपी से भी हुआ था ना वो, तो आपने एक्ट के तहत किया है। मैं हूँ प्रोग्राम, जी बिल्कुल आ रही है जी बिल्कुल आ रहे हैं, आप बिल्कुल हैं, आर्टिकल पढ़ ले। चले ठीक, अच्छा चले एक मिनट, मुझे अज़मा बुखारी अच्छा आप मेरी दूसरी फुफ्फी या बहन या बाजी जो भी है वो भी जवाब नहीं देंगी, बाकी सारा ज्ञान देंगी। नहीं तो फिक्र ना करो, हम सारी चीजें पार्लियामेंट में रखते, वो बिल्कुल तैयार बैठिए गिल साहब, पार्लियामेंट में रखते और कोई फैसला लेने से पहले हम पार्लियामेंट में रखते। अच्छा चले, आप मुझे वक्त दे दें, वो मेरी बहन है, वो कोई चीज उठा के कैमरे पे मुझे वहां से मार देंगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। अज़मा बुखारी साहब, मैं सवाल पूछूं या आप सवाल समझ गई हैं मेरा? मैं बड़े सवाल जब समझ गई। एक तो तुम्हें बार बार जो मेरे बारे में भी बात करने का शौक है, तो शौक मुझे लगता है किसी दिन फिरदौस आपा से ही पूरा करा लोगे, तो तुम बहुत फकीर रहती हैं। तो ये फिरदौस आपा के काम है, मेरे नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि मेरा जो प्यारा काका चुन्ना भाई है ना, उसके लिए मेरी अर्ज ये है कि प्यारे मेरे काके चुन्ने भाई, आप जो है वो आपकी फुफ्फी अल्लाह ना करे हमें कभी कोई बनाए, मैं पूरे पाकिस्तान की फुफ्फी बनने के लिए तैयार हूँ, आपकी फुफ्फी बनने के लिए तो कतन तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं आई एम सॉरी इससे आगे जाना नहीं चाहती। अब आ जाते हैं दो सवाल के ऊपर। पहली बात यह है कि जो दूसरों से जवाब मांग रहे हैं, अंदाजा लगाइए इस हुकूमत का। एक तरफ कह रहे हैं कि जो मुल्कों से ताल्लुकात है वो भी रियासत को तय करने हैं, दूसरा किसी को प्रिस्क्राइब करना है नहीं करना वो भी रियासत ने करना है। जब आपने प्रिस्क्राइब किया था, हमसे पूछा था, तब आपने हमसे हमारी राय ली थी, जो आज आपको हमारी राय की जरूरत पड़ रही है। ये जो गंद किया है ना, इसको खुद समेटना पड़ेगा, और हम ये गंद बर्दाश्त कर चुके हैं आपके होते हुए। आपने जो इसके अंदर घी डाला था ना, तेल डाला था, आप उस वक्त अफ्रीका में थे, इस वक्त मुल्क में 2017 में जो हुआ था, हम तो भुगत बहुत मोहतात हैं, और बहुत मोहतात तरीके से हमें पार्लियामेंट में किसी ने बुलाया नहीं है। मुनीब इस बात को ज़हन में रखो, पार्लियामेंट में खुद गए नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करारदाद सपोर्ट करने के लिए, और हमने कहा हमें 1 घंटे का टाइम दे, हम मुश्तरका करारदाद लाना चाहते हैं। इन्होंने अपोजिशन से वो करारदाद भी छुपाई। अगर हमारी इतनी आपको इनपुट की जरूरत थी
تو پھر ہم سے قرارداد شیئر تو کرتے. ہم نے کہا 1 دن کا ٹائم دے, وہ 4 دن کا ٹائم لے کے غائب ہو گئے. اس سے اندازہ لگائیے ان کی سیریسنس کا. تو بھائی یہ جو آپ نے قلعدم کرنے سے پہلے اگر میں پوچھا ہوتا نا تو میں آپ کو بتاتی اور آپ سے پوچھتی کہ یہ بنائی کیسے گئی تھی. ذرا پھر اس کی بیک گراؤنڈ میں بھی جانا پڑے گا, یہ بنی کیسے تھی اور اس کو لایا کیسے گیا تھا, اور وہ بہت ساری باتیں جس پہ آپ کے بھی پر جلیں گے. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر قلعدم ہونا چاہیے نا ٹی ایل پی کو, تو اس سے زیادہ قلعدم ہونا چاہیے پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی نے کیا نہیں کیا اس ملک کے اندر؟ سول نافرمانی, ہنڈی جلا دوں گا میں, فلانے کو پھانسی دے دوں گا, پولیس اسٹیشنوں پہ حملے, عصمت جنیجو کو زندگی موت کی جو ہے کشمکش, پارلیمنٹ پہ لانتے, پارلیمنٹ پہ حملہ, پی ٹی پہ حملہ, اینڈ لسٹ گوز آن. اگر میں ان کے کرتوت بنانے بیٹھوں تو مجھے رات ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی. اور یہ جو ہے اس لیے اپنا جواب تو دے لو بھائی, ہمارے کندھوں پہ اب رکھ کے ابھی تم ہمارے کندھے چاہیے. نو میرے پیارے چننے بھائی, اب آپ وہ ہنسی جا رہے ہیں گل صاحب, پتہ نہیں وہ شاید آپ بولے کیونکہ چھوٹا بھائی کہہ رہی ہے وہ اس لیے خوش ہو رہے ہیں. ایک بات پوچھنی ہے مجھے, ایک بات پوچھنی ہے مجھے. جی جی پوچھیں. مجھے یہ بات پوچھنی ہے کہ بقول وزیر داخلہ کے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, اور وہ عدالت سے جب کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ عدالت سے یہ فیصلہ حکومت کا خود قلعدم ہو جائے گا کہ وہ قلعدم ہیں, تو پھر یہ کیسا محسوس کریں گے ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کا وجود جس کے بھارت سے تعلقات ہیں اور فون نمبرز ہیں اور یہ سب ہیں, کیسا رہے گا؟ اچھا گل صاحب ویسے تو بہت خوش ہوں گے آپ کو ساروں نے چھوٹا بھائی بنا لیا اپنا. ہاں پیارا کاکا چھوٹا بھائی میرا. گل صاحب اچھا میں تو اس بات پہ بھی خوش ہوں کہ جب پیارے چھوٹے بھائی کو ٹافیاں بھیجوں گی. اچھا چلیں وہ بھیج دیجیے گا. اچھا اب یہ ٹافیاں بھی مجھے بھیجیں گی, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں ایک تو روزہ رکھ کے ثواب لیتے ہیں نا, ایک جب یہ دونوں باجیاں میرے ساتھ پروگرام پہ ہوتی ہیں اور یہ جو آدھا پونا گھنٹہ ان کے گھر والوں کو مل جاتا ہے سکون میں, تو اس میں وہ مجھے کتنی دعائیں دیتے ہوں کہ مجھے تو یہ سوچ کے خوشی ہوتی ہے. اب یہ ٹائم کل کر رہے ہیں, ٹائم کل کر رہے ہیں, پہلے بھی کیا تھا, پہلے بھی آپ کے پروگرام کا ٹائم کل کیا تھا, ابھی پھر کر رہے ہیں, جلیبی بنا رہے ہیں. بات تو سن لیں, اچھا بات سن لیں انشاءاللہ آپ بات سن لیں. بات تو سن لیں آپ. جی اچھا بات تو سن لیں. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ بڑی سمپل بات ہے کہ حکومت نے ایک فیصلہ آئین اور قانون کے اندر جو آئین نے اجازت دی اس کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر تو کسی جج صاحب سے بات ہوئی ہے یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بات ہوئی ہے, ان کی یہ کہہ رہی ہیں کہ عدالت سے یہ ریجیکٹ ہو جائے گا, یہ پہلے سے بتا رہی ہیں کہ عدالت نے کیا فیصلہ کرنا ہے, تو وہ تو مجھے نہیں پتا, وہ تو یہ جانے اور عدالت جانے. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, ہم نے ایک فیصلہ آئین قانون کے اندر رہتے ہوئے کیا, عدالتیں جو فیصلہ کریں گی ہم احترام کریں گے. جو فیصلہ اس گھڑی اس وقت پر آئین کے مطابق ٹھیک بنتا تھا وہ ہماری حکومت نے کیا. رہی بات انگیج کرنے کی, دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا, کسی جماعت پہ بھی, وہ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, ہم ہو, کوئی پاکستان میں سیاسی جماعت ہو یا ایون گروہ ہو کوئی, ایون آپ اس بات کو 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دی, ایون جب طالبان بھی ہوں, تو ہم تو شروع دن سے ایک بات کہتے ہیں کہ جو آپ کے کنٹری کے سٹیزن ہیں ان کو انگیج کیجئے, ان سے بات کیجئے, کیونکہ ان میں سے سارے کے سارے لوگ, یہ بات تو طے ہے نا کہ وہ ہمارے ملک کے سٹیزن ہیں, وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح عاشق ہیں جیسے میں اور آپ ہیں. تو ہمیں ان کو ہر صورت, اگر کوئی ان کے جذبات کو بھڑکا کے ان کو مس یوز کر رہا ہے تو ہمیں اپنے بھائیوں کو انگیج کرنا ہے اور مل کے ایک ایسا لاہے عمل ترتیب دینا ہے کہ ہم سب کا آبجیکٹیو ایک ہے. مذاق اپنی جگہ ہوگا, لیکن عظمہ صاحبہ کا, میری دوسری بہن کا, میرا, آپ کا آبجیکٹیو ایک ہے کہ پوری دنیا میں کہیں کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. اس کے لیے ہمیں ہر طرح کا لاہے عمل بنانا ہے. ہمیں پوری قوم اکٹھا ہو کے, گورنمنٹ کو ساتھ لے کے, اپوزیشن کو ساتھ لے کے, ایون میں تو کہتا ہوں ایسے ملکوں کو ساتھ لے کے جو ہمارے شاید دوست بھی نہیں ہیں, ان ملکوں کو بھی ساتھ لے کے ہم اگر یہ اچیو کر سکیں کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بند ہو جائے, تو اس سے بڑی ہماری خوش نصیبی اور خوش قسمتی اور کوئی نہیں ہوگی. تو ہماری منزل وہ ہے, اس منزل کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے آپ کو فیصلے لینے پڑتے ہیں. وہ فیصلے حکومت نے لیے ہیں امن عامہ کے لیے,
कत्लो गारत दोनों तरफ से बचाने के लिए, क्योंकि खून किस तरफ भी बहता वो हमारे भाइयों का, हमारे पाकिस्तानियों का, हमारे ही सिटीजन्स का बहता, उधर बहता या उधर बहता, ये मेरी दोनों बहनों को भी तकलीफ होती, मुझे भी तकलीफ होती, आपको भी होती। बिल्कुल ठीक। इसलिए हमें मिलके कोशिश ये करनी है कि इस मामले को सुलह मशवरे के साथ अच्छे पॉइंट पे, चले अच्छे पॉइंट पे इसको इख्तिताम कर लेते हैं। आज़मा बुखारी साहब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्यारे भाई, सानेहा मॉडल टाउन 3 दफा इकट्ठा करे तो ये सानेहा यतीम खाना चौक हुआ है। गोलियां चलाते हुए आपको ख्याल नहीं आया कि ये नबी के प्यारे हैं? उस वक्त आपको गालियां जो है वो उनको मारते हुए और उनका पुलिस वालों पर तशद्दुद करते हुए उसको वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, चले इसको अच्छे नोट पे खत्म करते हैं जी। ठीक है, अच्छे नोट पे खत्म करते हैं ऐसे, क्योंकि मामला हसास भी है। कोई शक नहीं है जी, मुसलमान जहां पर भी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी ज़ात पर अपनी जान छिड़कते हैं और हर कोई आशिक रसूल है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।